पच जैसा आप सबको पता है, हमारी फिटमी कम्युनिटी का लक्ष्य है 25 लाख परिवारों को हेल्दी करना भारतवर्ष में। और उस कड़ी में आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो स्वस्थ रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फाउंडेशन होती है आपके हेल्थ की। और विद इन कुछ फ्यू सेकेंड्स हम लोग इसको शुरू करेंगे। आई थिंक डॉक्टर प्रसून हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो मेहर चंदी, कैन यू हेल्प मी टू स्पॉटलाइट डॉक्टर प्रसून इफ ही इज अवेलेबल? ओके, तो एक बढ़िया क्लैपिंग के साथ डॉक्टर प्रसून इज हेयर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर, और आज का प्रोग्राम बात सेहत की हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं जरूर चाहता हूं, जैसा आप सब को मैंने कहा, कि अपने पास डायरी और पेन रखे, ट्राई टू मेक द नोट्स, क्योंकि ये जर्नी हमारी आज से शुरू हो रही है और 4 तारीख से ये हमारा बैच शुरू होगा, जो 14 तारीख तक चलेगा। तो आज से हम इसका एक इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आप समझ पाएं, और फिर आपका जो भी सर्किल है, जो आपकी फैमिली है, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप गाइड कर सकें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्यों हमें हेल्दी रखने की जरूरत होती है। तो स्वागत है डॉक्टर प्रसून आपका, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट यू टुडे। एंड सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद पूरी फिटमी कम्युनिटी की तरफ से, इवन दो आप और डॉक्टर स्नेहा हमारे फाउंडर मेंबर्स में से हैं फिटमी कम्युनिटी के। और फिटमी कम्युनिटी ने जो इतनी अच्छी ग्रोथ पाई है, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है आपका और स्नेहा का हमेशा टाइम देना हम लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस बात सेहत की सेशन में। और मैं चाहता हूं कि काफी लोग हमारे साथ चूंकि नए कनेक्ट हुए हैं आज यहाँ पर, तो एक छोटा सा आपका परिचय अगर आप थोड़ा देंगे पहले, ताकि जो हम लोग हैं तो मैक्सिमम लोग जानते हैं आपको यहाँ पर, लेकिन जो भी नए साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं वो आपके बारे में थोड़ा जान पाए। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को नमस्कार। आज इस बात सेहत की सेशन में थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम डॉक्टर प्रसून कांत है और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, पल्मोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। और मोर देन 20 इयर्स का मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। दिल्ली एंड गुड़गांव के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है। यहाँ पर भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मैंने अपना योगदान दिया है। और हमारा खुद का एक हॉस्पिटल है, अमेलियो हेल्थ मेडिकल सेंटर, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी एंड चेस्ट स्पेशलिटी सेंटर है, जहाँ पर हम लोग क्रिटिकल पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। और मेरी वाइफ डॉक्टर स्नेहा भी पल्मोलॉजिस्ट हैं, और अ, हम दोनों इस हॉस्पिटल में को रन करते हैं। थैंक यू तो सर। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैं इस बैच को शुरू करने के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि आपसे और डॉक्टर स्नेहा से ज़्यादा बेस्ट पर्सन कोई नहीं हो सकता है हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझाने के लिए। और वहीं से, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, डॉक्टर प्रसून, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि जो मेरा पहला क्वेश्चन भी आपके साथ यही है, कि आप मुझे और हमारे साथियों को थोड़ा समझाइए कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है और ये कैसे काम करता है। यही मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। राइट। तो मैं एक प्रेजेंटेशन स्लाइड की परमिशन है सर मुझे? Yes, you can share the slides. Also not working. रसूल, मुझे लगता है एक बार आप दोबारा से शेयर कीजिए। रसूल डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? ओके, कनेक्टेड। जी। सॉरी सर। इट्स परफेक्टली फाइन। कई बार टेक्नोलॉजी हमें ऐसे ही परेशान करती है।
जी। जी सर। तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी के बारे में बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी को पता है कि हम सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र जिसे कहते हैं, ये यस। हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी में। हर पल हम हर मिनट में 12 से 16 बार सांसें लेते हैं। और अगर हर सांस है तो आस है, इसका मतलब है अगर आपने अच्छे से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखनी है तो आपके श्वसन तंत्र को अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सांस अगर अच्छी नहीं है तो लाइफ बड़ी मिजरेबल हो जाती है। तो हम लोग पहले सांस ये समझते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है। तो जो हमारे राइट। नॉस्ट्रल्स होते हैं, यहाँ से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं नोज, फिर नेजल कैविटी, और पीछे जाके फिर यहाँ पर साइड में नेजल साइनसेस होते हैं चीक बोन में, जो कि हमारे हेड को हल्का रखते हैं, बोलने में मदद करते हैं, रेजोनेट करते हैं। और उसके बाद आता है फेरिंग्स, जहाँ पर एक कॉमन पाथवे होता है ओरल कैविटी का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया से पहले होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स से होते हुए एयर जाती है ब्रोंकस में, यानी वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। और फिर राइट और लेफ्ट लंग में वो ब्रोंकस डिवाइड होते जाते हैं, 19 टाइम्स डिवाइड होते हैं, और एंड में जाके वो सिर्फ कैरी करने का, एयर को कैरी करने का काम करते हैं, जहां से ऑक्सीजन कैरी होती है। और फिर वो जाके लास्ट में डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और फिर उसके बाद एल्विलाई एंड एल्वुलर सैक्स में, जहां पर एग्जैक्टली जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मीन्स कि जहां पर ऑक्सीजनेशन होता है, वहां कैपिलरीज यानी खून की धमनियों के छोटी छोटी धमनियां होती है, जहां से शरीर का पूरा इकट्ठा किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है एल्वुलाई में, और बाहर से इकट्ठा किया ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है। तो यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक खत्म होता है। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रंटल, ये साइनसेस हैं जो हमारे चीक बोन में होते हैं, जो हमें साइड वे में नहीं दिख रहे थे, यहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही ये बहुत ही सिंपल सा वे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी जटिलताएं होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता है, जहाँ पर प्राइमरी गैस एक्सचेंजेस होते हैं। ओके। राइट। राइट सर। तो ये तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि आपने क्या क्या पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनके साथ मिलकर बनता है। और ये तो हम डॉक्टर प्रसून सब जानते ही हैं कि जब तक सांस चल रही है तभी तक जीवन है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस से ही कनेक्टेड है। तो क्यों इसका केयर करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हेल्दी रहना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? और दूसरा मेरा इसी में एक्सटेंशन में क्वेश्चन रहेगा कि वो क्या चीजें हैं आजकल के करंट लाइफस्टाइल में या आजकल के करंट एनवायरनमेंट में जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो काफी बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक ही में। तो पहले पार्ट में मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों इसका केयर करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें आज की डेट में एक हेल्दी लाइफ जीना है। तो वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखें। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन डिलीवरी या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज में ही हेल्प नहीं करता, ये हमारी ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी में भी फर्क डालता है ना। ओके। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी, आप खुद सोच के देखिए, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, एक्सेप्ट जो हमारा पेट है, जो हम लोग खाना खाते हैं बार बार, जो बाहर के इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। आप सोचिए, हर सांस में हम बाहर के इन्वायरमेंट से सीधे सीधे अंदरूनी इन्वायरमेंट को कांटेक्ट में ला रहे हैं हर सांस में। ट्रू। ट्रू, वेरी ट्रू। तो कितना वल्नरेबल है, कितना वल्नरेबल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी भी इंफेक्शन या किसी भी चीजों किसी भी तरह के इंसल्ट को झेलने के लिए। हम्म। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की अच्छे से केयर करें। तो कई बार हम लोग बड़े नेग्लिजेंट होते हैं कि अरे सांस है, चलो सांस फूल रही है, या ऐसे सांस की कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पॉल्यूशन हो रहा हो, चाहे stress, बहुत सारी चीजें जो हम लोग नजरअंदाज करते रहते हैं, उसको हम हम्म। लोग केयर नहीं करते। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मायने में, अभी हम लोग जब फर्दर और चीजें आगे बढ़ेंगे तो उसमें स्लाइड्स में है भी, हम लोग मैंने उसमें बहुत सारी चीजें डाली हैं। जैसे जी। कि अगर आपको बताएं कि अगर
अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हमने, जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। 16 वीक ओके। से 26 वीक्स तक वो अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, लेकिन उसकी जो मेच्योरिटी होती है 6.5 महीने के आसपास जो है, यानी 26 वीक में आसपास वो बच्चे का लंग मैच्योरिटी में आने लगता है। और अगर उस समय अगर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर केयर नहीं दी मदर को, तो बच्चों के जो जो आने वाला बेबी है जो पैदा होगा, उसके लंग्स या तो छोटे होंगे या डिफेक्टेड होंगे, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे, है ना। और या तो उनमें कोई कंजेनाइटल एनोमलीज भी हो सकती हैं, जैसे, है ना, वो भी लंग्स को अफेक्ट करती हैं। तो वो तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, बट वो प्रॉपर अगर अगर हमने उसकी केयर नहीं की तो हो सकता है कंजेनिटल एमडीज कुछ प्रॉपर, जैसे कुछ हम लोग कुछ दवाएं ले लेते हैं पटांग, या कुछ हम लोग न्यूट्रिशनल कुछ चीजें ऐसी ले लेते हैं जो लंग्स को डैमेज करती हैं, या मदर स्मोक करती है, या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। इन सब चीजों से भी बच्चों की लंग्स की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है लंग्स को अफेक्ट करती हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन सर आपका था कि चैलेंजेस क्या है तो रेस्पिरेटरी इसका सिस्टम इसका अगर मतलब डिस्टर्ब। जो हमें अभी तक समझ में आया डॉक्टर प्रसून के, जो बाहर का जो क्लाइमेट है, जो ये एनवायरनमेंट है जैसा आपने बताया, वो हम लोग डायरेक्टली टच करते हैं जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, या जब हमारा श्वसन तंत्र जब है काम करता है। तो चूंकि इतने सारे बैक्टीरियाज एनवायरनमेंट में होते हैं, वो सीधे जाता है हमारे अंदर, सांस के अंदर ऑक्सीजन तो जाती जाती है, बट फ्री रेडिकल्स और बहुत सारे एंजाइम्स भी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर हमारा स्ट्रांग है, जो मुझे समझ में आया है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तो वो एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी इम्यूनिटी से भी है, और वो हमें बाहर के इस नेगेटिव बैक्टीरियाज या जो भी पार्ट फ्री रेडिकल्स है उनसे बचाता है डायरेक्टली। इज इट राइट? यस सर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हमारा रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो जी। हम बार बार इन्फेक्शंस को झेलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है, इसको हम लोग जी। अगर देखें तो हम लोग काफी काफी कुछ समझ पाएंगे कि अगर अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब है तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, है ना। ओके। तो सबसे पहली पहली चीज तो सभी को पता है कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजनेशन, यानी हमारे जो लंग्स की सबसे पहला काम यह है कि ऑक्सीजन शरीर को देना, प्राणवायु देना, वो खत्म हो हम्म। जाएगा, वो कम हो जाएगा। दूसरा, ओके। CO2 वॉश आउट करना, यानी कि अंदर से जो हमारे शरीर के अंदर जो CO2 बन रही है उसको वॉश आउट करना, है ना। और उससे क्या होगा, हेडेक, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें होने लगेंगी। सेकेंड पार्ट है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जैसे हम लोगों ने बात की अभी, कि बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन, है ना, उसमें निमोनिया होना, है ना, तरह तरह के इन्फेक्शन होना, ये सारी चीजें, है ना। उसी में हम लोग क्या करते हैं, फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, है ना, मेडिकल ओपिनियंस के लिए, मेडिकल रिस्क के लिए जाते हैं। उसके बाद थर्ड चीज ये है कि जब ऑक्सीजनेशन कम होगा बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो हम ब्रेथलेसनेस फील करेंगे, थोड़ा भी चलने फिरने पे हमें सांस फूल सकती है, हमारी जो डेली एक्टिविटीज है वो हैम्पर हो जाएंगी, और हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाता है ना, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है। इवन जो लोग कार्डियक पेशेंट्स हैं, लोग सोचते हैं ना कि एक ऑर्गन, हर ऑर्गन हमारा अलग अलग नहीं वर्क करता, सब एक दूसरे से इंटरेक्टेड होते हैं। तो अगर यस। अगर देखा जाए कि ऑक्सीजनेशन अगर हमारा पुअर है तो हम्म। हार्ट पे भी बहुत असर पड़ता है। हम्म। अगर लो ऑक्सीजनेशन होगा तो जो लोग प्रोन है उनको हार्ट अटैक के चांसेस हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, है ना। हम्म। और एरिथमियाज, मतलब कि हार्ट की रिदम्स डिस्टर्ब होना, ये सारी चीजें राइट। सो एक आ तरीके से सकती अगर हम हैं। देखें जो पुअर कॉन्सेप्ट। हाँ, डॉक्टर प्रसन्न, मुझे लगता है आपका बैंडविड्थ थोड़ा सा कम है, तो कई बार आवाज जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है। कैन यू रिपीट इट? जो अभी लास्ट दो तीन लाइन आपकी गई हैं, क्या आप उसको रिपीट करेंगे? जी। सॉरी, नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू कर रहा है, वही मैंने कहा बैंडविड्थ थोड़ा कम है आपका। तो यस, कैन वी रिपीट इट? जो हम लोग थोड़ा लास्ट दो तीन लाइन आपकी थी वो पूरा हम सुन नहीं पाए। तो एक तो तो मेरे को ये भी समझ में आया कि मतलब क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे आपने बताया हार्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हार्ट की हेल्थ के ऊपर भी आता है। इज इट राइट? जी,
मुझे लगता है डॉक्टर प्रसून का थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम चल रहा है। डॉक्टर प्रसून, आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बैंडविड्थ थोड़ा बेटर हो जाएगा। या अगर कोई अब तो सही आ दूसरा। रहा होगा मेरे ख्याल से। मैंने नेटवर्क चेंज किया है, अभी आ रहा है सर? मैंने हाँ, नेटवर्क अभी चेंज ठीक किया है। सही हाँ, आ दिस रहा इज अब सही परफेक्टली आ रहा है। फाइन। दिस इज परफेक्टली मैंने फाइन। नेटवर्क चेंज कर दिया सर। जी जी जी, सर। थैंक यू। थैंक यू जी। हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं अगर जैसे मैंने बताया कि सारे ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड हैं। यस। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब है, तो आप ये समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल आपका हार्ट इन्वॉल्व होने वाला है। ओके। पुरानी सांस की बीमारी के मरीज, है ना, हम्म। जिनको आराम नहीं मिल रहा है, जब हम लोग इन्वेस्टिगेट कराते हैं हार्ट को, जी। तो पता चलता है कि उनका हार्ट इन्वॉल्व हो चुका था और हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था साथ में, इसलिए उनको सांस में आराम नहीं मिल रहा, ओ। फेल करने लगता है ना। अगर किसी को सांस की लंबी बीमारी है, तो हार्ट के हम्म। ऊपर बैक प्रेशर पड़ता है कुछ समय बाद, और वो क्या करता है, हार्ट को फेल करने लगता है ना। ओके। उसको राइट हार्ट फेलियर कहते हैं या कॉर पल्मोनेल कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो हम्म। इस तरह से जो है हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। और दूसरा, जिनको एमआई यानी जिनको हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो रखी है पहले से, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं यदि हाइपोक्सीमिक एपिसोड्स, मतलब कि लो ऑक्सीजन एपिसोड्स होते हैं जिनको, है ना, लंग्स की बीमारी के कारण। तो उनको ओके। हार्ट अटैक के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको ब्रेन अटैक हो सकते हैं, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी, है ना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजें होना। और जो तो अगर लंग्स की जो डिजीज होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, मतलब कि अगर उनको ठीक से केयर नहीं किया जाए, तो वो हम्म। अल्टीमेटली आगे चलने में बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो बढ़ती जाती है। और कुछ कुछ बीमारी इतनी स्लो प्रोग्रेसिव होती है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि हम बीमार हैं, क्योंकि हमारी राइट। एक्टिविटीज लिमिटेड होती हैं। हम्म। इस कारण से ना, और फिर इकोनॉमिकल सोशल इम्पैक्ट ये सब पड़ता है। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं, ये सब रेस्पिरेटरी चैलेंजेस हैं। और अभी, ओके। जी जी सर। तो तो आजकल आजकल अगर मैं दो तीन स्पेशल डिजीज के बारे में आपसे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्योंकि ये भी शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे साइनोसाइटिस एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन सुनने के लिए मिलता है। तो ये भी डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आजकल हम देखते हैं कि एस्थमेटिक प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। और एलर्जेटिक बहुत हैं लोग, जैसे डस्ट से एलर्जी होना या वेदर चेंजिंग एलर्जी होना या पेंट का काम हो रहा होता है, उससे भी लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा फील होती है। तो ये बहुत कॉमन, क्योंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं और ये बड़ा कॉमन है, स्पेशली सिटी लाइक दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ। इनफेक्ट इंडिया में काफी सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वाली हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि वो कौन कौन सी डिजीज हैं। जैसे एक तो आपने बताया कि अगर आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हार्ट भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो हार्ट का प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाता है, एनजाइटी भी बढ़ जाती है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स भी आती है, लो एनर्जी भी फील करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये साइनोसाइसिस एग्जैक्टली क्या चैलेंज है, ये थोड़ा सा आप हमें थोड़ा विस्तार से इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, बिल्कुल। तो साइनोसाइटिस बताने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ सर। जी। ये मैंने दिखाया था अभी इस पिक्चर, है ना। जी। साइनोसाइटिस का मतलब होता है साइनस का इन्फ्लेमेशन। साइनसेस क्या होते हैं, हमारी जो चीक बोन है जैसे, है ना, जी। ये हॉलो हम्म। होती है ना, ये वॉइस को जी। रेजोनेट करें, और जी। इसके अंदर भी जी। बल्ब लाइनिंग होती है जो हमारी नेजल कैविटी, इनर सरफेस, जो हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में होती है, मतलब ये सारी, है ना। हम्म। यहाँ कई साइनस, यहाँ पर फ्रंटल साइनस है, जैसे अलग अलग नाम होते हैं, स्फिनॉइड साइनस, एथमॉइड साइनस। तो बहुत सारे हम्म। साइनस होते हैं जो हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर यस। वही लाइनिंग है, और उसके अंदर का इन्फ्लेमेशन, यानी उनके अंदर की सूजन को साइनोसाइटिस कहते ओके। हैं। अब ये एलर्जिक भी हो सकती है, ये हो सकती है इन्फेक्टिव भी हो सकती है, बहुत तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं इसके अंदर जिसके कारण से साइनोसाइटिस है। या हम्म। मोस्ट कॉमनली वो इन्फेक्टिव वाली बहुत पहले हुआ करती थी, अब बहुत कम होती है। अब यूजुअली हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस देखते हैं, यानी ओके। एलर्जी के कारण होने वाली साइनोसाइटिस। हम्म। और इसको 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 होता क्या है कि लोग इसका ऑपरेशन भी करवाते रहते हैं, कि बहुत हम्म। साइनोसाइटिस जो पॉलिप उसके अंदर गांठें बनने लगती हैं, फिर उसको ऑपरेशन करवाते हैं, फिर हो जाती हैं। लेकिन बिल्कुल। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, उसी उसी तरह से जैसे आपने एस्मा बताया होता क्या है ना, ये सारी चीजें होती क्यों है, हम्म। एलर्जी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एलर्जिक एस्मा या एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब क्यों हो रहा है। जी। इसमें एक हाइपोथेसिस है, और इस हाइपोथेसिस को हर मेडिकल बुक में लिखा गया है, हर मेडिकल पर्सन जानते भी हैं। इसको कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन राइट। हाइपोथेसिस कहती ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, उसके बाद धीमे धीमे ग्रो कर रहा होता है,
तो दो हम्म। तरह के इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं, एक इन्फेक्शन को डील करने के लिए और यस। एक एलर्जी को डील करने के लिए। राइट। जब बच्चों को बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं बचपन में, तो क्या हम्म। होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इन्फेक्शन को डील करने वाला इम्यून सिस्टम था, वो कहता है भाई ये तो एंटीबायोटिक संभाल लेंगे, इसको अब डेवलप करने की जरूरत नहीं, ये तो एंटीबायोटिक सब टेक केयर के, तो इनका एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ने लगता है। तो ओके। ये धीमे धीमे करते करते जिन बच्चों को माए बिना सोचे समझे बचपन में खूब एंटीबायोटिक्स खिलाती हैं, वो आगे चल के एलर्जिक हो जाते हैं। ओके। और इसी को हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा, जब डॉक्टर से एंटीबायोटिक मत खिलाइएगा, बच्चे की इम्यूनिटी को भी थोड़ा सा स्ट्रांग होने दीजिए, उसको भी फाइट करने दीजिए। राइट। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये उस मोर एंटीबायोटिक यूजेज, और ये सब हो क्यों रहा है कि हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ है ना, इन्फेक्शन हो गया, ये सब है ना। जबकि करना क्या चाहिए, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काम करना चाहिए। उस पे उसके उसके जो हम लोग अभी हेल्थ पिलर्स के बारे में जब बात करेंगे, तो बात करेंगे कैसे हम लोग इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की बात करें, ना कि जी। उसको वीकन करने की बात करें, है ना। तो दवाएं देके उनको वीक नहीं करना है, हमें उनको दवाओं से बचाना है, और हमें उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। इवन बहुत सारे जो हम लोग मेडिकल बुक्स पढ़ते हैं, उसमें भी ये सब चीजें उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मेडिकल बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ दवाओं के बारे में है कि भाई दवाई दे दो, इन सब चीजों हम्म। के बारे में उल्लेख वेरी राइट। तो इसमें एक डॉक्टर प्रसून मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो सर्दियों का जब समय आता है हमारा, या जब वेदर चेंजिंग, क्योंकि इंडिया में वेदर 3 बार फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, और सर्दियों में मैंने देखा है कि सर्दियों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की, या अस्थमेटिक प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या जो वेदर है उस पे भी, उसका भी इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर, या ऐसा क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि सर्दियों में वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती हैं? विंटर्स में ऐसा क्या होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, या हमें क्यों ज्यादा ध्यान रखना चाहिए विंटर्स में? इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है वो। तो क्योंकि हमने चाहे चाहे हम नेजल प्रॉब्लम की बात करें, चाहे एस्थमेटिक अटैक की बात करें, चाहे एलर्जी की बात करें, जब हमने देखा वेदर चेंज होता है या सर्दियां ज्यादा होती हैं तो ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जी सॉरी। तो उसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल कारण हैं। अगर हम लोग बात करें कि एग्जैक्टली वेदर कोल्ड होने की वजह से भी होता है, और जी। सेकंड जो चीज है वो वेदर चेंज होने की वजह से भी होता है। हम्म। और हम्म। दोनों में बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे अगर हम लोग इन्फेक्टिव इन्फेक्शंस की बात करें, तो जो कोल्ड, जैसे जो लोग एलर्जिक हैं, वो लोग जी। को जैसे एस्थमेटिक होते हैं, तो उनको क्या होता है कि जो कोल्ड एयर होती है वो ड्राई होती है। तो कोल्ड एंड ओके। ड्राई एयर एयरवे इपिथेलियम को, यानी कि हमारे सांस की परतों को इरिटेट करते हैं। हम्म। इरिटेट करते हैं, ड्राइनेस होती है, तो वहां पर वो बॉडी रिएक्ट करने लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है उसमें। तो वो एक एलर्जिक फेनोमेना होता है। और कोल्ड एयर में वायरसेस, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं एनवायरमेंट में, वो एक्टिव हो जाते हैं। इस ओके। कारण से हमें इन्फेक्शन होते हैं। इसीलिए हमें जल्दी जल्दी, मतलब वायरल इन्फेक्शन की बात करें, एलर्जिक हम्म। प्रॉब्लम के बारे में बताएं, तो वेदर चेंज में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि होता क्या है, जो हमारे एयर के कंटेंट्स हैं, है ना, हम्म। यूजली बोलेंगे हम्म। अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल, ये दो सीजन बताते हैं लोग आने के बाद। जी। ऐसे में क्या होता है, जो पॉलेंस हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो उनके कंटेंट, एयर कंटेंट चेंज हो चुका है। जो मीलों सफर तय करके आ रहे हैं, वो एयर सिर्फ कोल्ड ही नहीं हो गई है, या वो वार्म ही नहीं हो गई है, वो एयर हम्म। में अब बहुत सारे कंटेंट भी चेंज हो चुके हैं। तो ओके। किसी पर्टिकुलर कंटेंट से वो पर्सन एलर्जिक होता है, इस वजह से ये दिक्कतें शुरू होती हैं, उसको सर्दी जुकाम होना या एजमा अटैक होना। हो सकता है किसी पॉलन से वो सेंसिटिव हो उसके एयरवे। तो ये ओके। होता है। ओके। राइट। सो अभी हमने थोड़ा चैलेंजेस की बात करी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम ही समय रहता है इस सेशन में। तो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम के पार्ट का ही डिस्कस कर रहा हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक तो आपने रीजन बहुत अच्छे से बताया कि जब हम ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे बच्चों का इम्यून सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। मैं थोड़ा यहाँ पे और चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर थोड़ा और ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हम बच्चों को ज्यादा देखते हैं आज की डेट में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत यंग एज में होने लगी है। इनफैक्ट एस्थमेटिक प्रॉब्लम या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी जो है वो बहुत यंग एज में आजकल आने लग गई है। तो बच्चों को ज्यादा चैलेंजेस आजकल क्यों आ रहे हैं? व्हाट आर द रीजंस? या अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दूं कि बड़ों को भी, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा चैलेंजेस आजकल क्यों आ रहे हैं, अगर हम बात करें तो थोड़ा बच्चों पे और फिर बड़ों पे, दोनों पे बात करेंगे कि ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं आजकल में।
बच्चों में प्रॉब्लम आजकल इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चे जो एक तो मैंने एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया, दूसरा उनका न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो बहुत पुअर है। जैसे आप आपने घर घर की कहानी है कि स्विगी जोमेटो आप बना नहीं कर पाते हो, रात रात में जी। 12 1 बजे तक, है ना। आप सो गए हो लेकिन वो जो है ऑर्डर हो रहा है ना, स्विगी से और जोमेटो से चीजें आ रही हैं, फास्ट फूड हो रहा है ना। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और जी। बच्चों में ओवर ओवर बर्डन है आजकल। देखिए क्लासेस में इतने भारी भारी बैग्स हो गए हैं, है ना। हम्म। बच्चों को भी स्ट्रेस दिया जा रहा है इतना ज्यादा, है ना। जी। एग्जाम का स्ट्रेस है और बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो उनको उनका जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आप देखिए वो मोबाइल और जो है वो गेम्स, ये सब चीजें हैं ना। अब तो सोशल नेटवर्किंग इतनी ज्यादा वो है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है आपस में ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं रात रात में। वो हम्म। कहीं और बच्चा बैठा है, वो वहां बैठा है, वो जो है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के केसेस में। बड़ों में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एक रिसेंट आईसीएमआर की स्टडी हुई थी, उसमें देखा गया था कि दिल्ली में जो अब बच्चे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, उनमें एलर्जीज की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है उनमें। ट्रू। एलर्जिक एस्मा की जो एलर्जिक एस्मा होता है वो बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो हम्म। पॉल्यूशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, पुअर न्यूट्रिशनल जो है तो इज स्टेटस इट हुआ। इज इट इज इट राइट कि स्ट्रेस जो होता है, क्योंकि स्ट्रेस तो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नेगेटिवली प्रभावित करता है? बिल्कुल सर, स्ट्रेस जो है वो जब स्ट्रेस रहता है, बहुत स्टडीज में पाया गया कि जब स्ट्रेस्ड जो होते हैं लोग, उनके अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है ना। राइट। क्योंकि हम्म। बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। जब बॉडी हम्म। की इम्यूनिटी हो जाएगी तो बॉडी क्या करेगी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगी, हम्म। जल्दी हम्म। जल्दी इन्फेक्शंस होंगे उनको, है ना। हम्म। और स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं, जो बॉडी को वीकेन करते हैं। हार्ट डिजीजेस, मेंटल प्रॉब्लम्स, है ना। इवन इवन स्ट्रेस इज अ ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर एस्थमा एक्सर्वेशन। अगर किसी को एज्मा है, अगर वो स्ट्रेस में उसको देते हैं, तो उसके एक्सर्वेशन होने की चांसेस, यानी उसकी सांस के बढ़ने के चांसेस बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि बच्चों बड़ों सभी में है। ओके। ओके। सो अभी हमने थोड़ा ये चैलेंजेस की बात करी, और आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने इतना डिटेल में और सिंपल शब्दों में हमें बताया। अब मैं थोड़ा इसको पॉजिटिवली साइड लेके जाना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज की डेट में ध्यान रखना है, तो वो क्या चीजें हैं कि जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्योंकि अभी जब कोरोना के फेज से हम लोग गुजरे थे, तो वहां पे मुझे लगता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया, और लोगों ने पहली बार शायद मासिस लेवल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्वस्थ रहने की इंपॉर्टेंस को समझा। तो वो क्या चीजें हैं जिससे हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रख सकते हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहे? और सेकंड फेज में फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के बाद में, कि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उन पे क्या चीजें हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं? जी सर। तो जी। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारी जनरल हेल्थ का ही पार्ट है। जनरल जनरल हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ का ही पार्ट है। रेस्पिरेटरी हेल्थ भी उसी का एक वन ऑफ द पार्ट है। और जो प्रिंसिपल लागू होता है पूरी बॉडी के लिए, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही लागू होता है। कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा और बताऊंगा। तो जी। जैसे 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, जैसे सभी को पता है कि हमारे जो ये जो हेल्दी रहने के जो जो सूत्र हैं वो होते हैं: न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी अच्छा खाएं, है ना। जी। बैलेंस डाइट लें और उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, एडिक्वेट प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स हो, है ना। पानी की मात्रा अच्छी हो, ये सब चीजें हो। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। हम्म। 150 मिनट्स पर वीक वाला जो सिद्धांत है ना। जी। अच्छे से रेस्ट, 7 to 9 आवर्स की रेस्ट लें, और अपना स्टे पॉजिटिव, अपनी मेंटल स्टेटस को भी अच्छा रखें, अपने आप को कूल रखें, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपको एक हेल्दी रहने में हेल्प करेंगी। तो जो जनरल मेजर्स तो हैं वही इसमें भी हैं। अब मैं इसमें बताऊंगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ओरिएंटेड क्या क्या चीजें करनी चाहिए, है ना। तो राइट। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखना है, तो अगर जो लोग स्मोक करते हैं, हालांकि यहाँ कोई नहीं करता, बट स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल। यहाँ पर पॉल्यूशन से बचना है, क्योंकि जो जो इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं ना, वही इन्वायरमेंट सीधे हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है।
तो हम्म। अवॉइड करें कि अगर हम लोग कोई स्मोक करते हैं या पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो अवॉइड करिए कि ऐसी जगह पे जाना या वहां पर विजिट करना, मास्क लगा के रखें वहां जा रहे हैं तो, है ना। हम्म। सेकेंड थिंग कि अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, जैसे कि हम लोग ने बात की उसमें हेल्दी मतलब प्रोटीन्स हो और उसमें होल ग्रेन्स वगैरह लें, विटामिन सी विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है ना। हाइड्रेटेड रहें, डेली एक्सरसाइज। विटामिन डी भी ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द वेरी क्रिटिकल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस यस, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्रेडिएंट। अभी उसके भी एक स्लाइड है, मैं आपको उसमें से दिखाऊंगा कि अभी जो जी। कोविड हुआ था उसमें लोगों को पाया गया, जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी मतलब होती है जो चीजें हो चुकी होती हैं उसके बाद हम्म। उसके बारे में रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे जाके स्टडी करना। तो ओके। जब कोरोना हुआ तो कोरोना लोगों को हुआ, बहुत लोग की मृत्यु हो गई उसमें, बहुत हम्म। ही दुखजनक था। जी। लेकिन जी। बहुत लोग सरवाइव कर गए उसमें और बहुत लोगों को नहीं हुआ। तो जब हम्म। स्टडी की गई विटामिन डी लेवल की तो देखा हम्म। गया कि जिन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंट था, सीवियरली डेफिशिएंट था, वो ओह। लोग वो लोग दुनिया में नहीं रहे। और जो ओह। लोगों का विटामिन डी अच्छा था लेवल, वो वो लोग को रिकवरी बहुत तेजी से हो गई, मतलब वो फुली रिकवर कर गए या पार्शियली या फुली रिकवर कर गए। और हम्म। उन्हीं लोगों की स्टडी हुई जो मतलब जिनको कोविड हुआ था। अब जो लोग नहीं हुए उनकी उनमें भी बाद में देखा गया कि विटामिन डी लेवल है। तो विटामिन डी का रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, राइट। ओके। हम्म। वैक्सीनेशन करवाएं अपना, है ना। जैसे फ्लू वैक्सीनेशन और जो है निमोनिया का वैक्सीनेशन। अभी लोगों को ये नहीं पता है कि हमें वैक्सीनेशंस भी होते हैं कुछ जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखते हैं। एडल्ट वैक्सीनेशन, लोग सोचते हैं हम्म। कि बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है ना। हाइजीन प्रैक्टिस से तो सभी को पता है ना। और पॉल्यूशन जो है वो कम करें, जैसे कार पूलिंग वगैरह सब चीजें बताते हैं। एडिक्वेट रेस्ट की हम्म। बात की गई है। अपना वेट को बड़ा अच्छा मैनेज रखें। अब ये समझ लीजिए कि अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत होने वाली है आगे चल के। ओके। कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट आते हैं, कहते हैं सांस फूलती है चलने पे, बाद में उनके इनका जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम लोग कराते हैं बिल्कुल नॉर्मल आता है। इट इज जस्ट हम्म। रिस्ट्रिक्शन आता है बिकॉज ऑफ कि उनका ओवर वेट है, और उनकी वेट रिड्यूस करने से उनको कोई सांस की दवा फिर नहीं खानी पड़ती। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना वेट मैनेज रखिए, क्योंकि ओबेसिटी जो है एक जड़ है जो जिसके चारों तरफ बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना। अगर वेरी आप ओवरवेट हैं तो आप सांस के मरीज बनने वाले हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको शुगर की बीमारी होने वाली है। अगर आप ट्रू। ओवरवेट हैं तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने वाला है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने वाली है, हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। अपनी हम्म। वेट को मेंटेन रखिए, है ना। और अपनी क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि जो लाइफस्टाइल डिजीज उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही रखना है तो आप ब्लड, कई सारे पेशेंट आते हैं सांस उनको बहुत तेजी से फूल रहा है, देखा हम्म। चेस्ट एकदम क्लियर है, बीपी नापा तो 200/100, 200/120 बीपी बढ़ा था, इसकी वजह से सांस फूल रही थी। ओके। कहने का मतलब अपनी क्रोनिक डिजीजेस पे भी ध्यान दें, है ना। और मेडिकल अटेंशन जब भी जरूरत है ना, तो लेना जरूरी है ना। ये सब चीजें जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ क्लिनिकल पैटर्न बनाया है, मैप एक बनाया है। इसमें देखिए, इसमें कुछ न्यूट्रिशन के बारे में जो बात हम लोग कर रहे थे कि जी। न्यूट्रिशन के जो जो हमारी इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है या हम्म। इन्फेक्शन ससेप्टेबिलिटी है, ये किस हम्म। किन कारणों से होती है, किन किन न्यूट्रिशनल चीजों से होती है। अगर हमारे प्रोटीन एनर्जी माइनोरिटी, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारी जी। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक एंड सेलिनियम, ये सारे जो माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें हम्म। हमारी इम्यूनिटी को इम्पेयर करती हैं, इनकी कमियां। ओके। हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, है ना, जो हमें सांस लेने में मदद करेंगे, कुछ लोग होते हैं सेम दो पेशेंट, दोनों को सेम बीमारी सेम लेवल की, एक को ज्यादा पता चल रही है, एक को कम पता चल रही है। वो क्यों हम्म। पता चल रही है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन है, उनके अंदर फॉस्फेट पोटेशियम कैल्शियम, ये एलिमेंट्स की कमी है शरीर के अंदर, है ना। ऑक्सीजन हम्म। डिलीवरी कम होगी, सभी को पता है, आयरन और हीमोग्लोबिन में होता है, ये सब मतलब कम इसका होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों का जो प्रोटीन लेवल है या विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उनको इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और जिनके पास न्यूट्रिशन प्रॉपर है उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, अगर कोई इन्फेक्शन उनको होता भी है तो। इज इट बिल्कुल सर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस तरह से बहुत सारी स्लाइड्स है, बट जिसमें सब में एक ही बात कही गई है कि सब जो डेफिशिएंसीज हैं, अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे तो ये क्लिनिकल मैप उसी चीज का समरी, उसी की समरी है कि जी। हर हर एस्पेक्ट ऑफ जो रेस्पिरेटरी इलनेस है उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट
ओके। ओके। क्योंकि मुझे याद है कि जब कोरोना का टाइम था उस समय पे विटामिन सी बहुत लाइमलाइट में था, क्योंकि हम लोग तो वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को तो ऑलरेडी पहले से पता था, और जो हमारे फिटमी कम्युनिटी के पार्ट थे लोग, वो पहले से ही चूंकि विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। बट मैंने देखा था कि मार्केट में उन दिनों विटामिन सी की टैबलेट्स तो ब्लैक में मिल रही थी, जिंक लोग ढूंढ रहे थे, आई स्टिल रिमेम्बर। और जो मल्टीविटामिन्स की इंपॉर्टेंस है उस समय लोगों को बहुत समझ में आई थी, तो वो तो हम सब लोगों को एक्सपीरियंस रहा ही है। तो क्या इसमें विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर? वो कौन से, मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट यही है, वो कौन से, कुछ तो आपने अपना क्लिनिकल जो रिसर्च है उनसे बताया, बट मोटे तौर पर मैं जानना चाहूंगा वो कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं प्रोटीन के अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो मुझे समझ में आया कि जो मेरे लिए भी आज थोड़ा और वैल्यू एडिशन था कि विटामिन डी ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी। तो यहाँ पर हमने कुछ विटामिन के सीक्वेंस रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, है ना। अभी मैंने इनके बारे में बात की थी, है ना। जी। जी। और इनका मैकेनिज्म भी है, सब बताया गया कि ये सब क्या क्या रोल प्ले करते हैं, है ना। ओके। विटामिन जितने भी एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल प्ले करते हैं। जैसे विटामिन ई जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है ना। जी। और ये ऑक्सीडेटिव लंग इंजरी जो हो सकती है, अगर इसकी हम्म। कमी होती है तो ऑक्सीडेटिव लंग इंजरी मतलब लंग के अंदर डैमेज हो सकता है अगर इसकी कमी होती है। विटामिन सी के बारे में सर आप पूछ रहे थे, तो ये जैसे कि जितने भी वुंड हीलिंग है ना, लंग्स के अंदर जो डैमेज हो रहा है, और लंग्स की हम्म। जो epithelium, जो लंग्स की लेयर्स हैं उसमें कुछ डैमेज हो रहा है, तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है। क्योंकि जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अंदर की लेयर्स हैं, वो क्या करती हैं, वो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, वो एक बैरियर का काम करती हैं। लेकिन अगर उसमें किसी तरह से डैमेज है या कोई इन्फेक्शन है, तो क्या होगा कि वो बैरियर टूट गया तो इन्फेक्शन शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है और फुल्मिनेंट इन्फेक्शन बन सकता है ना। तो डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग रखने के लिए वो बैरियर को हमें मेंटेन रखना है, और विटामिन सी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। विटामिन ओके। डी है ना, विटामिन डी है, विटामिन ए है, ये सारे विटामिन जो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी, जैसे विटामिन ई का क्या काम है, वे भी हम्म। एपिथेलियल इंटेग्रिटी पे काम करता है, एंड म्यूकोजल इम्यूनिटी पे भी काम करता है, मतलब वो मोटिलिटी पे भी काम करता है। मतलब जो हमारे जो एपिथेलियम होते हैं उसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, आप कह सकते हैं, बहुत माइक्रो, राइट। रेशे। जो कि क्या करते हैं, ऐसे स्वाइप करते हैं, जो भी अंदर म्यूकस है उसको बाहर की ओर स्वाइप करते रहते हैं, उसी के थ्रू जो भी अंदर बैक्टीरिया या इन्फेक्टिव एजेंट जा रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन वो अगर इम्पेयर्ड हो जाए तो क्या होगा, हम्म। हमारे लंग्स ससेप्टेबल हो जाएंगे। और यही सारे जो विटामिन हैं ये क्या करते हैं, इन सब इस मोटिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो ओके। यदि मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ना। तो थैंक यू। जिंक है, सिलीनियम है, सबके अपने अपने रोल्स हैं, है ना। कुछ हम्म। सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, कुछ माइक्रो जो है माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे काम करते हैं। आयरन हम्म। डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी हमारा हीमोग्लोबिन कम कर देगी, है ना। विटामिन बी 12, फोलेट, ये सब हमारा ऑक्सीजन डिलीवरी पे असर डाल देगा, है ना। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं जो जो हमारे मसल फंक्शंस को हैम्पर करते हैं, हेल्प करते हैं प्रॉपरली वर्क करें। तो चूंकि अब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो चूंकि हमारी फिटमी कम्युनिटी भी इस चीज पे बहुत ध्यान देती है कि फिजिकली आपको एक्टिव रहना या एक्सरसाइज करना या प्राणायाम करना, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी एक्सरसाइज करना या प्राणायाम करना और एक्टिव लाइफस्टाइल जीना, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पॉजिटिवली प्रभावित करता है? या जिन लोगों को इस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं, साइनेक्स के या अस्थमा के या एलर्जी के, वो अगर प्रॉपर प्राणायाम या एक्सरसाइज करें या एक्टिव लाइफस्टाइल जिए तो देखा गया है कि उससे इम्प्रूवमेंट होता है क्या? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिल्कुल सर, हमारा आप ये समझ लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आपको तरोताजा रखना है, जी। और बहुत ही एक्सपीरियंस की बात भी है, और किताबों में भी लिखा हुआ है, अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी को अपना खराब करना है तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दे और बिस्तर पे लेट जाए, वो उसमें अपने ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम तहस नहस करा लेगा। हमारे पेशेंट जो भी होते हैं, हम उनको तुरंत खड़ा करते हैं, कहते हैं आप उठ के चलना, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, हमने कहा उठ के भागिए आप जब लेटे रहोगे तो आपके जो लंग्स हैं जो बेकार हो जाएंगे। हमारे ऑर्गन हम्म। बॉडी किस तरह से बने हैं, उनको डिसयूज हाइपोथेसिस है। आप उसको यूज ना करिए, मसल ना यूज करिए। जैसे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना, हम्म। जाते हैं वहां पर स्पेस में, तो वहां जी। क्या होता है,
वो जब लौट के आते हैं महीना 2 महीने रख के, तो जमीन पे खड़े नहीं पाते हैं क्योंकि इनके मसल्स कोई वर्क ही नहीं कर रही थी। तो ट्रू। क्या होगा कि वो खड़े भी नहीं हो पाते, उनको उठा के हाथ में ले चलना पड़ता है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी अगर आपने उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया। अभी तो नहीं पता चलेगा, बट होता है ना ओल्ड एज में, अरे ये तो बुढ़ापे की सांस है, ऐसा नहीं होता। वो हमने उसको कैसी ट्रेनिंग दे रखी है अपने यंगर एज में, है ना, वो हमें बाद में पता चलता है। तो अपने हम्म। और पेशेंट्स को हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई अपना रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करिए, इंसेंटिव स्पायरोमीटर दे देते हैं, आप इसको बॉल ऊपर नीचे करिए, चलिए उठिए बैठिए, है ना। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लंग्स टू वर्क प्रॉपरली। राइट। राइट। सो अब हम थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर प्रसून। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्योंकि सप्लीमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने अपने खुद के 28 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि जब लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली प्राणायाम करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और जब हम साथ में सप्लीमेंटेशन देते हैं लोगों को, जैसा आपने बताया अभी कि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और विटामिन्स हैं और प्रोटीन हैं, जिन जिन लोगों के पास ये रहता है अवेलेबल बॉडी के अंदर, उनको डैमेज कम होता है या इन्फेक्शन कम होता है। तो अगर मैं स्पेशली सप्लीमेंटेशन की बात करता हूँ, तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आज की डेट में रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा वर्स्ट पॉल्यूशन वाले सिटीज़ के अंदर रहते हैं, और स्ट्रेस तो है ही है, एक इरेगुलर लाइफस्टाइल भी है लोगों का आज की डेट में। तो क्यों सप्लीमेंटेशन हमें यूज करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा उसमें यही होगा कि हम चूंकि फिटमी प्लेटफॉर्म से न्यूट्रालाइट का जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो रिकमेंड करते हैं, तो उसमें फिर न्यूट्रलाइट ही हमें क्यों यूज करना चाहिए? दोनों क्वेश्चन मेरे थोड़े इंटर रिलेटेड हैं यहाँ पर। तो जैसा कि अभी तक हम लोग ने बातें की कि सप्लीमेंटेशन का बहुत ही, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। जी। वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर हम उसको प्रॉपरली डाइट से ले सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है जहां तक देखा गया है, स्टडीज में पाया गया है। जी। तो अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो फिर हम अपने आप की तैयारी में है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हमें आके पकड़ ले, या हम किसी बीमारी के शिकंजे में आ जाए। हम्म। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्थ के लिए, और खास करके रेस्पिरेटरी हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी जैसे हमने बात की कितने सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमियों के कारण आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो जो इम्यूनिटी है वो वीक हो सकती है, और उसमें हम्म। डिसफंक्शन डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स वो होने चाहिए जो हमारी बॉडी जिसके साथ जल्दी फ्रेंडली हो जाए, जो जो केमिकल फ्री होने चाहिए, है ना, बॉडी जिनसे जल्दी दोस्ती कर ले, जिनसे सामंजस्य से बैठा सके, और जो हमारे बॉडी पे कोई बैड इफेक्ट ना दे, है ना। जी। तो हमने भी जब शुरू किया था खुद के लिए भी, जब हम न्यूट्रलाइट यूज भी नहीं करते थे, तो भी हम लोग ने मैंने और स्नेहा ने मिलके बहुत रिसर्च वर्क किया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनको हम सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। और न्यूट्रलाइट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, क्योंकि हमें कुछ लोग जो हमारे जिन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, मिस्टर अविराज जी, रचना जी ने, तो उन्होंने मुझसे मुझसे ये बात बोली कि आप स्टडी करिए। तो हम लोगों ने स्टडी किया और क्या पाया कि न्यूट्रलाइट क्यों है अच्छा। तो उसके बारे में मैं एक स्लाइड के साथ शेयर कर सकता हूँ कि न्यूट्रलाइट हम लोग ने क्यों चूज किया। जी। रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स गुड क्यों है? क्योंकि ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे लंग्स के लिए, और उसमें प्लांट फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब प्लांट बेस्ड सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो कि हमें हेल्प करते हैं, है ना, ओवरऑल इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए। जैसे इसमें हम्म। विटामिन सी कुछ में है जो कि एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लांट फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक है, विटामिन डी, मतलब हर तरह की चीजें हैं, और हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं। एकिनेशिया जी। है, जैसे एकिनेशिया के बारे में बताऊंगा मैं भी, इसके बारे में भी। तो हम्म। ये क्या करते हैं, बेटर न्यूट्रिशन सपोर्ट करते हैं। और न्यूट्रीलाइट के बारे में जब मैंने हिस्ट्री में पढ़ा तो देखा कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग डाइटरी सप्लीमेंट्स है ना। और जो कि कार्ल रोइनबर्ग, जिन्होंने विटामिन को पहली बार प्लांट से बेस्ड उसको टैबलेट के फॉर्म में बनाया था 1939 में, कार्ल एफ रोइनबर्ग, उन्होंने डेवलप किया था, और उसकी मार्केटिंग एम्बिट ग्लोबल ने ले ली, और 108 देशों में लोग अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है कि ये ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट हैं जो कि जब इनको ग्रो किया जाता है ना,
वहाँ खुद ग्रो करते हैं, खुद हार्वेस्ट करते हैं और खुद प्रोसेस करते हैं, खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में, जहां पर इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, कलर या फ्लेवर नहीं मिक्स किया जाता। तो एक 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 व्यक्ति का अगर मालिकाना, किसी का मालिकाना तीनों चीजों पे है, तो कहीं से कोई मिलावट या कहीं से कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है। और तो बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, रीडर्स डाइजेस्ट में, यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल में, है ना। लीड गोल्ड स्टैंडर्ड इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो वहां जाने का। लीड गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब जहाँ जो कभी भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते इन्वायरमेंट पे, ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में इनको बनाया जाता है, राइट। और जी बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड्स में है। तो ये हमें मिले, तो न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स में हम लोगों ने इन चीजों को पाया कि ये हमारे लिए बहुत सही बैठ सकते हैं। ओके। तो इन द लास्ट डॉक्टर प्रसून, वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो न्यूट्रालाइट के द्वारा रिकमेंडेड हैं और हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए लेना चाहिए? इनफैक्ट मैं थोड़ा सा ग्रीडी भी हो रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे साइनोसाइसिस अगर जैसी प्रॉब्लम होती है तो कौन सा सप्लीमेंटेशन हमें आपने देखा है कि ज़्यादा हेल्प करता है, या कौन से विटामिन हैं जो ज़्यादा हेल्प करते हैं? अगर एस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो वहाँ पर, या ओवर एंड ऑल जो आप हमें बताना चाहें, एंटी एलर्जेटिक अगर कुछ चीज़ें हैं, तो वो कौन से आपके हिसाब से टॉप 5 या 6 सप्लीमेंट रहेंगे जो हेल्पफुल रहते हैं लोगों को? और चूंकि अभी 4 तारीख से जो हमारा बैच शुरू होगा, उसमें भी हम लोगों को एक अकॉर्डिंग टू देयर चैलेंजेस उनको कुछ सप्लीमेंट जरूर हम रिकमेंड करते हैं, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो ओवर टू यू नाउ। बिल्कुल सर। तो मैं तो बस ये कहूंगा कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। और हमें एक फ्रेमवर्क तो तैयार करना ही करना है। फाउंडेशन सप्लीमेंट नहीं है तो बाकी चीजें क्या काम करेंगी ना। तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन के लिए प्रोटीन, डेली एंड ओमेगा, ये तीनों चीज जरूर लें। क्योंकि डेली प्लस क्यों लेना है? क्योंकि इसके अंदर जितने मैंने बताया ना, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, है ना, और भी बहुत सारे मिनरल्स, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी जी चीजें क्या करेंगी कि हमें हमारे जो आरडीए है ना, उसका कुछ पार्ट हमारा वो कवर कर लेती है। उसके बाद क्या है, प्रोटीन तो चाहिए चाहिए। हमने बताया ना, हमारी जो इम्यूनिटी है वो प्रोटीन पे निर्भर है। हमारी एंटीबॉडीज बॉडी में कैसे बन रही हैं? प्रोटीन से बन रही हैं। ओमेगा हम्म क्या करेगा? हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे जो है ओवरऑल फैट मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखेगा, है ना, जिससे कि वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हमारे अच्छे रहेंगे, है ना। तो ये तो फाउंडेशन सप्लीमेंट हुए। अब स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं, है ना। जैसे कि इग्नेशियस सिट्रस, जैसे अभी सर बात कर रहे थे, इग्नेशियस सिट्रस के बारे में बताऊं कि जब हम लोग एमबीबीएस में थे, और अभी भी इंटरनल मेडिसिन के जो भी लोग होंगे, डॉक्टर्स हैं, हम्म अगर ये सोचते हैं हम लोग कि भाई ये मेडिकल बुक्स में नहीं होता, बट मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज। हैरिसंस, किसी को पता होगा, हैरिसंस प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, हम लोग वो मेडिसिन की किताब पढ़ते हैं, राइट। जी और उसमें वो भी सपोर्ट करते हैं, हैरिसन में भी लिखा हुआ है कि हर्बल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और उसमें से लिया गया ये वर्ड है, हमने इसमें निकाला है कि एक्नीशिया स्पीसीज, एक्नीशिया रूट्स जो हैं, जो कि वाइडली यूज्ड होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए। ह्यूमोरल मतलब होता है ब्लड के अंदर की इम्यूनिटी, हम्म टी सेल इम्यूनिटी, और सेलुलर मतलब होता है सेलुलर इम्यूनिटी। तो जी दोनों के इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने में एक्टिनिशिया हेल्प करता है। और अच्छी खबर यह है कि न्यूट्रलाइट उसे प्योरेस्ट फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यस। ये हमारे रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम पे काम करता है, और एलर्जीज पे भी बहुत अच्छा इसका असर है ना। इनफैक्ट डॉक्टर प्रसून, आपके साथ पैरेलली मेरा हजारों लोगों का कम से कम एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों को भी एलर्जेटिक प्रॉब्लम थी, या वेदर चेंजिंग कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है, या साइनोसाइसिस की प्रॉब्लम होती है, जब हमने उनको एक्नीशिया दिया प्रॉपरली और उन्होंने अगर साल में 3 बार इस कोर्स को कंप्लीट किया, तो उनको मिराकुलस रिजल्ट मिले हैं एक्नीशिया के। जी सर, बिल्कुल जी। बहुत कमाल का। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने, डॉक्टर स्नेहा, उनको भी थोड़ा एलर्जिक प्रॉब्लम थी, और जब उसने लेना शुरू किया तो वो एलर्जीज काफी हद तक कंट्रोल में आ गई। मतलब वो अब इस तरह से नहीं होती, मतलब उसको रेगुलर इस तरह से। अब एलर्जिक वो जेनेटिक होता है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट हम्म इनिशिया के हेल्प से बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया चीजें, है ना। राइट। जी उसके थैंक साथ यू। साथ और भी सप्लीमेंट्स, जैसे मैं बात करूं तो तुलसी बहुत अच्छी सप्लीमेंट है ना। तुलसी हम्म जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। 100 लीफ से एक टैबलेट बनती है, और उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है अर्सोपोलिक, अर्सोलिक एसिड, है ना, जो कि हम्म बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। और
इसको उसको कहते हैं, तुलसी को कहते हैं नेचुरल एडेप्टोजन। मतलब अडेप्ट किस चीज से करता है वो? हमें स्ट्रेस से। अगर आप स्ट्रेस में हैं, है ना, और हम्म। वो जो स्ट्रेस वाला पार्ट है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, सेलुलर स्ट्रेस, जो कि हमारे सेलुलर डैमेज को बचाता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हेल्प करता है, राइट। उसके बाद है वसाखा मुलेटियन सरसा। इसमें भी ये जो प्रोडक्ट है, इट्स अ म्यूकोलिटिक एजेंट। म्यूकोलिटिक मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को होता है ना, जैसे बलगम बहुत बनता है अंदर से, है ना। जैसे आपने सर बताया कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम जिनको है ना। हम्म। म्यूकोलिटिक मतलब होता है कि वहां जो भी बलगम जम रहा है उसको ढीला करके निकाल देना। तो ये एक हम्म। म्यूकोलिटिक वाला जो है, इसका एक्शन होता है ना। और इसका एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट होता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दुनिया में बहुत कम होते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर मतलब क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को करेक्ट कर देने वाला, उनको मॉड्यूलेट करने वाला, है ना। और क्या हम्म। होता है कि जैसे अगर जो सांस के मरीज है, जिनको थोड़ा थोड़ा जकड़न सी छाती पे रहती है और सांस की दिक्कत भी होती है, मान लीजिए, अगर वो ये लेते हैं तो उनकी जो एक ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, यानी कि सांस की नलियों को खोलने का काम करता है। म्यूकोलिटिक्स के साथ साथ वो सांस की नलियों को खोल के रखता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी को दमा है या ऐसा, जिनको अपने अपने फेफड़ों को साफ रखना है, खुला रखना है ना, जिनको हेल्दी रखना है, उनको जरूर लेना चाहिए। और खास करके जो बदलते मौसम में अगर वसाका मुलेठी का खरसा लेते हैं तो आपको गला खराब, जैसे मुलेठी क्या करेगी, गला इरिटेशन, थ्रोट, ये सब चीजें खत्म कर देंगे। बलगम अगर जम रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, जुकाम सा लग रहा है, इस सब चीजों को बहुत ही जल्दी उसमें रिलीफ देती है, उसको प्रिवेंट करती है कि कहीं ये सारी चीजें होने से बचाती है ना। और राइट। ट्रिपल प्रोटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल प्रोटेक्ट पहले विटामिन सी होता है इसमें, लिकोरिस होता है, और टर्मरिक होता है ना। तो ये ट्रिपल प्रोटेक्ट एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जो कि विटामिन सी जिसमें भरपूर मात्रा में है। एसिरोला चेरी एक इट्स अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। ट्रू। और इसमें मुलेठी होता है, इसमें हल्दी होता है ना। ये सारी चीजें जो क्या करती हैं, हमारे इम्यून इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं, है ना। रेस्पिरेटरी इम्यून हेल्थ को बेटर करती हैं, है ना। राइट। इवन ये हमारी गट हेल्थ पे भी काम करते हैं, राइट। और फिर आता है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं इसको भी रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। जी। इतने फल और सब्जी नहीं खा सकते जितने एक्सट्रैक्ट इसमें होते हैं। 4 से 6 फल और सब्जी हमें अलग अलग कलर्स के खाने चाहिए, वो सब नहीं खा पाते हम। और इसमें उनके फाइटोन्यूट्रिएंट्स के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, है ना, जिसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स अलग अलग सिस्टम्स पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग लंग, है ना। इसमें लाइकोपीन होता है ना, लाइकोपीन जो कि लंग हेल्थ पे काम करता है, हम्म। राइट। और भी बहुत सारे इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं, बट अगर लंग्स के लिए कहें तो सीएफई जरूर लेना चाहिए, ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ के लिए। एंड द लास्टिंग थिंग जो च्यवनप्राश है, वो भी बहुत अच्छा माना गया है ना, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, क्योंकि ये खांसी जुकाम इन सब चीज़ों में भी बड़ा हेल्प करता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 32 हर्ब्स का है और इसमें कोई केमिकल नहीं। हम्म। 32 हर्ब्स हैं और कोई केमिकल नहीं है, और हमारे इम्यून सिस्टम पे काम कर रहा है, और टेस्टी भी है। तब जो एक बार खाएगा उसके लगेगा कि दोबारा खाना चाहिए। पर्सनली मैं, हमें भी बहुत पसंद है। तो चीजें इस तरह से हैं। अगर हम लोग बात करें, समराइज करें, तो ये विटामिन सी जिसके फॉर्म में अगर हम लोग ट्रिपल प्रोटेक्ट है, सीएफपी हम्म। है, तुलसी है, वसाका मुलेठी है ना। और साथ में एक जो इसमें प्रोडक्ट, अभी इसकी फिगर नहीं है, जो हम लोग ने अभी बात की थी, विटामिन डी भी जरूर लेना चाहिए, है यस। ना। विटामिन डी को भी हमें लेना है, जिससे कि हम उसकी डेफिशिएंसी, क्योंकि हम लोग आजकल देखते हैं कि 10 में से 2 या 3 लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी मिल ही जाती है, अगर हम लोग टेस्ट कराएंगे। और बहुत ये कॉमन है तो आप कि बहुत बहुत मॉडरेट होके बोल रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो ज्यादा है आज की डेट में, 10 में से भी मुझे लगता है 50% लोग, स्पेशली जो लोग मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, दिल्ली में हाँ, मेरा एक्सपीरियंस एक दिन मैंने एनालाइज किया, तो मैं देखता हूँ कि 10 में से 5 या 6 लोगों को तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अगर वो 35+ है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी तो ज्यादा चल रही है। आप ये बहुत मॉडरेट बता रहे हैं डॉक्टर प्रसन्न। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। होता क्या है कि जैसे बच्चों में भी बहुत कॉमन इसीलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे भी आउटडोर एक्टिविटीज भूल गए हैं, है ना। तो जी। इंसिडेंस जो है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बाकी तो हम्म।
बहुत है, कॉमन तो है। जी जी। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर प्रसून, सो नाइस ऑफ यू। मुझे पता है कि मतलब मेरा तो मन कर रहा है मैं और भी बात आपसे करता चला जाऊं, बट समय की एक आपकी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट आपने एक बिल्कुल गागर में सागर आज भरा है हमारे साथ डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूँ एक बढ़िया क्लैपिंग हम डॉक्टर प्रसून के लिए यहाँ पर करेंगे। जितने सिंपल तरीके से उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमें बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्पोर्टेंस, क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं एक बार आप सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, तो आप डॉक्टर प्रसून को हम एक थैंक्स गिविंग थैंक यू कर प्रस सकते हैं, थैंक्स गिविंग कर सकते हैं। यस, यू Thank कैन you, Dr. अनम्यूट। Prasoon. Thank you so much. थैंक यू। मेरे ख्याल से सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अब, अगर एक सेकेंड। यस, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग अपने आप को। थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. सर थैंक यू, Thank you so वेरी much. वेरी थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। तो Thank फ्रेंड्स, you, ये sir. था आज का हमारा बात सेहत की प्रोग्राम।